नमस्कार, यह है डीटी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू में सवाल जनता के। मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और कैमरे के पीछे हैं इमामी। आज के हमारे शो सवाल जनता के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सौम्य, सरल और मृदुभाषी जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर। ये वही जितेंद्र सिंह सेंगर हैं जो महोबा में पहली बार पानी की ट्रेन आने के बाद ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। जितेंद्र सिंह सेंगर की जो कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली से न केवल उनके समर्थक बल्कि उनके जो विरोधी भी हैं वो भी बड़े कायल रहते हैं। तो जितेंद्र सिंह जी से हम बात करेंगे कि आखिर उनकी कार्यशैली ऐसी क्या है जिनसे उनके विरोधी भी कायल रहते हैं। साथ ही सवाल जनता के एपिसोड में जानेंगे जो जनता के सवाल हैं उनके क्या उत्तर हैं उनके पास। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जितेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर क्या कार्यशैली है आपकी जिसकी वजह से आपके जो विरोधी के साथ साथ समर्थक भी बड़े कायल रहते हैं आपके। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो हमारी पार्टी की वर्किंग है उसके अकॉर्डिंग कोई भी यदि हमारे पास आता है उसकी मदद के लिए, हम लोग उससे उसकी ना तो जाति पूछते हैं ना पार्टी पूछते हैं और उसकी हर संभव मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है और मैं पूरी तरीके से विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि पूरे हमारे महोबा ज़िले में कोई भी ऐसा व्यक्ति वो किसी भी राजनीतिक दल से टच में हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं प्रताड़े। और मैं प्रयास करता हूँ कि हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग की जिम्मेदारी की कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो और कोई भी मामला हमारी संज्ञान में आता है निश्चित तौर से जो संभव मदद कर सकते हैं हम तत्पर तैयार हैं। जितेंद्र जी, वर्ष 2019 था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि 2019 में आप हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, लेकिन अब जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव में आप किसी भी सीट से उतरें। अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप कौन सी विधानसभा सीट को चुनेंगे, महोबा या चरखाली? एक कयास थे 2019 में जी। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हमारे पूर्व में सांसद थे, पार्टी ने उनको पुनः सिलेक्ट किया और हम सब लोगों की भी राय भी उन्हीं के पक्ष में थी। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो हमें दायित्व मिला है जिलाध्यक्ष का, कोई भी प्रत्याशी रहता है विधानसभा लोकसभा में, मैं स्वयं पार्टी सभी कार्यकर्ता अपने आप को ही प्रत्याशी मानकर चुनावी समर में उतरते हैं और हम लोग को सफलता मिलती है। आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इसके लिए पूरे मनोयोग के साथ में पूरी कार्यकर्ता, पूरी टीम, हम सभी लोग जुटेंगे। सर, ये तो आपने बताया कि आप जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएं, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि 2022 के विधानसभा में आप उतरें, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सर, मेरा ये सवाल। संगठन ने हमें संगठन की जिम्मेदारी दी है जी। पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते जी। हम संगठन का कार्य निभा रहे हैं जी। और यह हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बराबर 24 घंटे खड़े रहते हैं। और ये दोनों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह चुनाव होगा। निश्चित तौर से हमें दोनों सीटों पर पिछली बार से भी अधिक रिकॉर्ड मतों से सफलता। मतलब 19 विधानसभा सीट आई थी, तो इस बार भी 19 लाने की कोशिश रहेगी। 19 आएंगे, इस बार थोड़ा ग्राफ और बढ़ेगा। अच्छा। जो पिछली बार जो था उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड टूटकर इस बार आएंगे, चुनाव जीतेंगे। अध्यक्ष जी, ये तो हो गई जिले लेवल की। अगर हम प्रदेश लेवल की बात करें, वैसे मैं भी चाहता हूं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने अयोध्या में, जिससे जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आशाएं हैं, वो श्रद्धाएं हैं, वो पूर्ण हो मंदिर बनने के बाद। लेकिन अभी हाल में मुद्दा बड़ा गर्म है श्री राम मंदिर को लेकर के, और मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ चंदा को लेकर है जी। तो इस संदिग्ध में आपके क्या विचार हैं? वो चूंकि जानकारी का अभाव है, जो लोग ब्लेम लगा रहे हैं उनको, क्योंकि कहीं कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। अभी आपने देखा होगा नेट में भी, वहाँ जो टीम जो देख रही है और वो सब लोग पूरा उसमें पारदर्शिता के साथ में पूरा उसमें एक एक पाई का हिसाब है। यह विपक्षी दलों की, क्योंकि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उन लोगों का कहीं कोई सहयोग नहीं, क्योंकि उनसे भी सहयोग मांगा था, लेकिन जिन लोगों ने सहयोग नहीं किया वह अनावश्यक तौर से गलत आरोप लगा रहे हैं। जनता सब जान रही है, समझ रही है और उसमें एक एक पाई, एक एक पैसे का पूरा
पारदर्शिता के साथ में पूरा हिसाब किताब है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कहीं कोई एक पैसे का भी कहीं कोई यहाँ का वहाँ नहीं हुआ होगा। तो 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भगवान राम का मंदिर हो पाएगा पूरा? ये तो चूंकि पूरा उसमें ऊपर से जो प्लान बना होगा ये, लेकिन ये तो मालूम है कि बहुत जल्दी शीघ्र ही भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि हम और आप सभी लोग परिवार सहित बहुत जल्द वहाँ के दर्शन भी करेंगे जी। और यह हम लोगों का आस्था का सवाल है, जो पूरे विश्व में भगवान श्री राम मंदिर के लिए लोग बाग इच्छा रख रहे थे कि कब होगा, और एक जन आकांक्षाओं के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यकाल में यह एक इतना बड़ा मुद्दा सुलझा, निश्चित तौर से माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी सभी लोगों का धन्यवाद प्रकट करेंगे कि उनके मार्गदर्शन में ये मंदिर का निर्माण होगा। अध्यक्ष जी, खंड खंड बुंदेलखंड अखंड हो पाएगा क्या? देखिए, ऐसा है कि खंड खंड बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड का एक अपना एक अलग महत्व है, और हमें गर्व है कि मैं भी बुंदेलखंड वासी हूँ जी। और हर कोई ये चाहता है कि हमारे यहाँ का जो पुराना वैभव वह सब वापस आए। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी कई बार लोगों ने राजनीतिक प्रयास किया बुंदेलखंड के नाम पर, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब हमारी सरकार बनी तो तुरंत उन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड की स्थापना की, और बुंदेलखंड विकास बोर्ड की पूरे उत्तर प्रदेश से अलग है। जो हमारा बुंदेलखंड है जहाँ पे खनिज संपदा और अन्य संसाधनों से परिपूर्ण है, और यहाँ पे विकास हो, उसके लिए बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाया। उसमें अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, मंत्री के दर्जे और बाकी 6 सदस्यगण हैं। तो यह एक हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहल की। इसके पूर्व की सरकारों ने केवल लोगों को धोखे में रखा। जुमलेबाजी देखा होगा कि बुंदेलखंड में जो लोग बाग प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे यहाँ ही लाइफ लाइन है महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना, इससे लाखों किसानों का हेतुआ वाटर लेवल भी बढ़ेगा, और ये लोगों के लिए के लाइफ लाइन है। हमारे किसानों के चेहरों में मुस्कान आई, काफ़ी कई वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित थी, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसमें फोकस किया और ये कार्य पूर्ण होने को है। अभी आपने देखा कि हर घर नल योजना, बुंदेलखंड में कई वर्षों से लोग केवल पानी के नाम पर राजनीति करते थे। आज हमारी सरकार ने हर गांव में हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिले, इसके लिए कहीं कोई किसी को दिक्कत ना हो, यह है उनका मौलिक अधिकार। निश्चित तौर से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो 4.5-5 घंटे में हम लोग यहाँ से दिल्ली पहुँच पाएंगे। अभी आपने देखा कि झांसी मिर्जापुर इसको चौड़ीकरण किया है जी, और कई सरकार की डिफेंस कॉरिडोर पूरा बुंदेलखंड में फोकस किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जितना विजिट इस बीच में हुआ शायद पूर्व के कहीं किसी प्रधानमंत्री जी, किसी मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड में फोकस नहीं किया होगा। ये जो बुंदेलखंड का पृथक राज्य का मुद्दा अभी हाल में उठा है, तो ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा तो नहीं रहेगा? 2022 का चुनाव पास में है। देखिए, हमें ये मालूम है कि जो भी होगा बुंदेलखंड वासियों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि कहीं कोई विषय आया है तो माननीय पूर्व में प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, छत्तीसगढ़ राज्य बना हो, उत्तरांचल बना हो, या आपने देखा होगा कि वहाँ पे झारखंड बना, तो ये तीनों हमारी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तभी ये हुआ। और जब आगे जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो निर्णय लेंगे निश्चित तौर से वह। अध्यक्ष जी, ये सवाल इसलिए अहम था आपसे क्योंकि आप वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं जहाँ से हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री गए और वो रुष्ट होकर के उन्होंने बुंदेलखंड को खंड खंड में विभाजित कर दिया। ये इसलिए आपसे बहुत महत्वपूर्ण लगता था। अब अध्यक्ष जी, सवाल करते हैं जनता के, जो जनता आपसे जानना चाहती है। पहला सवाल है अध्यक्ष जी, महोबा के रहवासी हैं अकबर अंसारी, वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे के साथ जमीन में उतरेगी? देखिए, हमारा विकास का मुद्दा है जी, जिनका आप ले रहे हैं अंसारी साहब का जी। निश्चित तौर से इनको भी हमारी सरकार की योजना का लाभ मिला होगा, और हमें पूरा विश्वास है कि अंसारी जी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो अपना वोट करेंगे, क्योंकि पूर्व की सपा और बसपा की, कांग्रेस की सरकारों ने केवल लोगों का, मुस्लिम वर्ग का केवल वोट लिया है, और वोट का जैसे वोट मिला उस पर उनके हित की कभी कोई बात नहीं की। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर विश्वास करती है, और हमें मालूम जो वर्ग हमें कभी नहीं मिला था, इस बार वो सभी लोग हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर वोट करें। आपने अभी कहा सबका साथ सबका विकास, इसी पे एक मेरे पास सवाल आया था। मोहम्मद इरफान का सवाल है
और वो कहते हैं कि बीजेपी का जो कोई कैंडिडेट है वो मुस्लिम मोहल्ले में क्यों नहीं जाता है। इनफैक्ट आप भी कभी तकियापुर या काजीपुर मोहल्ले में नहीं गए हैं। गलत जानकारी दे रहे होंगे वो, शायद हो सकता है कि उनके पास तक ना पहुंच पाए, अलग विषय है। हम लोग सभी जगह जाते हैं, सभी लोगों से संपर्क रहता है और हम लोगों का प्रयास रहता है कि हर वर्ग का वोट हमें मिले। तभी हमारे पूरे भारत देश में इतने राज्यों में सरकारें हैं। कई ऐसी भी हैं भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, आपने पिछले देखा हुआ निकाय चुनाव में कश्मीर में घाटी में भी कमल खिला, तो वहाँ पे माइनॉरिटी है, हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, फिर भी वहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद की। ये ऐसा नहीं है, हम लोग सभी लोग जगह जाते हैं। तो कुल मिला के सबका साथ सबका विकास के साथ कोशिश है बीजेपी की कि देश को विकास के पथ पर ले जाया जाए। तीसरा सवाल है शहबाज सिद्दीकी हैं जो उदल चौक के रहवासी हैं। वो कहते हैं कि पेट्रोल और घरेलू गैस, सरसों के तेलों के बढ़ते दामों पर कब राहत मिलेगी, क्योंकि बीजेपी इन्हीं मुद्दों के साथ 2014 में आई थी सत्ता में। ये ऐसा है कि जब समय बढ़ता है तो निश्चित तौर से हर चीज़ में, जब कहीं कोई आप जो गेहूँ जिस समय पर खरीद केंद्र में जितने समय की आप बात कर रहे हैं उस समय पर गेहूँ में खरीद में भी किसानों को 1000-1100 रुपये करीब मिलता था। आज 1975 रुपये करीब 2000 के आसपास करीब। निश्चित तौर से कभी डिफरेंस होता है तो महंगाई भी थोड़ी बहुत बढ़ती है। और वो सभी लोग इसलिए कि चूँकि उनकी कहीं कोई गवर्नमेंट सरकारी पेशा है, प्राइवेट जॉब में, तो उनका भी समय समय पर इजाफा होता है, तो महंगाई तो लेकिन सर लेकिन काफ़ी कुछ कंट्रोल किए हुए हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो जो आप अभी महंगाई बता रहे, ये आ जाती 4 साल पहले। लेकिन अध्यक्ष जी 100 रुपये लीटर पेट्रोल के आज दाम है। लोग सरसों के तेल पे एक अपना सब्जी बनाते हैं, उसी पे आश्रित रहते हैं, लेकिन सरसों का तेल भी 150 रुपये लीटर के समथिंग में ऐसा है कि आपने देखो कोरोना काल में भी केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने लोगों के लिए बहुत कुछ आम लोगों को राहत दी। तो ये सब कुछ टैक्स जाता है तो क्योंकि जनता के बीच में ही जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये तय होता है। डीजल पेट्रोल के रेट से बढ़ा तो घटते भी हैं, बढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि कई जगह, केवल यहाँ पर नहीं है, कई जगह बीजेपी की सरकार नहीं तो वहाँ पर भी डीजल पेट्रोल में वृद्धि हुई है जी। तो ये कोई ऐसा उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, हम समझ रहे हैं, लेकिन वो सब आगे भी जब कहीं कुछ ऐसी तो कंट्रोल करा जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आगे नियंत्रण होता भी, रेट से घटते भी है। सर्वधर्म भोजन सेवा से बबला सिंह जी का सवाल है ये। जिला अस्पताल में उपयुक्त ऑपरेटर के अभाव में बहुत से आधुनिक उपकरण निष्प्रयोज रखे हुए हैं। समय बीतने के साथ ही इनके खराब होने की संभावना है, तो भविष्य में इनका प्रयोग होगा या फिर वापस ही भेज दिया जाएगा? वापस नहीं जाएंगे। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने स्वयं अवगत कराया है जी। और जो ये अपने यहाँ कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसमें वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं, कहीं कोई संबंधित उसके डॉक्टर्स वगैरह नहीं, विशेषज्ञ नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। यहाँ पर डीएम साहब और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी के संज्ञान में है ये मामला। आप कुछ समय पर देखेंगे बहुत कुछ परिवर्तन आया है जिला अस्पताल में, आपने भी खुद महसूस किया होगा। और अब जो ये आपने बताया है, तो जिनके संसाधनों के लिए, उसके लिए जो विशेषज्ञों की आवश्यकता है, बहुत ही जल्दी जो पद रिक्त हैं वो भरे जाएंगे और लोगों को उन संसाधनों का उपयोग होगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे महोबा जिले से, भगवान न करे कहीं किसी को कोई आवश्यकता ना पड़े, लेकिन कहीं कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति केवल इसलिए कि उसका इलाज नहीं हो पाया तो यहाँ से रेफर ना हो, सारा ट्रीटमेंट हमारे महोबा जिले में हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि भी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से रेफर केस ना जाएं, बहुत रेयर उसमें हो, अन्यथा की स्थिति में यहीं पर महोबा जिले में ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। सर अब आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं जो वेंटिलेटर्स वगैरह खराब मतलब यूज़ नहीं हो रहे हैं उनके यूज़ करने के लिए। सर यहाँ पर तीसरी लहर के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं आपका प्रशासन, शासन? क्योंकि तीसरी लहर का दस्तक हो ही सा रहा है एक तरीके से। देखिए ऐसा है कि हम तो चूँकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि तीसरी लहर का कहीं कोई प्रकोप कहीं पर ना हो, हमारे महोबा जिले में भी ना आए। फिर भी यहाँ प्रशासनिक लेवल पर अच्छी व्यवस्था है। परसों ही बुंदेलखंड विकास बोर्ड के हमारे उपाध्यक्ष जी आदरणीय राजा बुंदेला जी आए हुए, तो उनके साथ में मैंने भी जिला चिकित्सालय में देखा और पूरा प्रशासनिक स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है कि कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो पूरा उसमें सर मेडिकल हॉस्पिटल आ पाएगा सर यहाँ पर? देखिए मेडिकल हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 बेड का हॉस्पिटल के लिए स्वीकृति दे दी है और ये छतरपुर रोड पर जमीन वगैरह भी चिन्हित हो गई, प्रशासनिक स्तर पर चल रहा है। बहुत ही जल्दी हम लोग ट्रामा सेंटर 200 बेड का हॉस्पिटल। तो सर विधानसभा के पहले, चुनाव के पहले इसका कुछ स्टार्टिंग हो पाएंगे? बिल्कुल प्रयास तो रहेगा, बिल्कुल
सर, बबला सिंह जी का दूसरा भी सवाल है कि सभी सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया लागू होती है, लेकिन क्या कारण है महोबा अस्पताल में तैनात वरिष्ठ चिकित्सक कई वर्षों से महोबा में ही नियुक्त हैं, जहां तक कि उन्होंने महोबा में ही निजी आवास बनवा लिए हैं। क्या उनके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू नहीं ऐसा है कि कोई इसका स्थानांतरण व्यक्तिगत किसी के बारे में नहीं बता सकते। कई ऐसा अच्छा कार्य भी करते हैं और कई ऐसे हैं वो कम समय हुआ हो या पिछले कई समय से जमे हो। यदि उनकी वर्किंग ठीक नहीं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, शिकायत आएगी, निश्चित तौर से कार्रवाई होगी और उनको यहाँ महोबा जिले से विदा किया जाएगा। कोई भी कितना भी बड़ा अधिकारी हो, यदि वो सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा, जनता को बेवजह परेशान कर रहा और जायज कार्य नहीं कर रहा, निश्चित तौर से तुरंत कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होगी और उसमें कहीं कोई किसी प्रकार से कहीं कोई वो नहीं है। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान सर्वोपरि है। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से कहीं कोई समझौता नहीं। उसके लिए जहाँ भी जो कुछ करने की स्थिति रहती है, हमारी भले ही सरकार है, लेकिन हमारी पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है उसका सम्मान हो। कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जायज काम है त्वरित करे और नहीं करने की स्थिति में तो उसको समझाए कि कार्य नहीं हो सकता, लेकिन कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ में कहीं कोई खिलवाड़ नहीं, समझौता नहीं। और इन सब चीज़ों पे इसको हम गंभीरता से भी लेते हैं। कई बार कार्यकर्ताओं के साथ में जिन अधिकारी कर्मचारियों ने यदि कहीं कोई ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया, उनको उसके मुताबिक उनको निश्चित तौर से महोबा जिले से बाहर जाना पड़ा तो कई अधिकारी कर्मचारी दंडित भी हुए। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर जी। उन्होंने बताया बबला सिंह जी के सवाल पर कि अगर कोई डॉक्टर हो या अधिकारी हो, अगर ढंग से काम नहीं करता, वो जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी अगर ढंग से व्यवहार नहीं करता या आम जनता के साथ ढंग से व्यवहार नहीं करता, तो उसके लिए तुरंत ही स्थानांतरण, इनफैक्ट दंडित करने का भी वो साफ साफ आदेश करवाते हैं। हमारी भी ये आशा है कि जितेंद्र सिंह सेंगर जी ने जो कहा है जनता के सवालों पर, वो शायद आप लोगों को ठीक लगे हों। और फिलहाल आज के हमारे शो जनता के सवाल में इतना ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके के कुछ नेतागणों से मिलवाएंगे, जनता के सवालों में उनसे भी बात करेंगे कि उनके पास उसके क्या उत्तर हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।